नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारियों को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में पूरा का पूरा आदि काल से लेकर के यानी वीर गाथा काल से लेते हुए जो है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में भी द्विवेदी युग, छायावाद युग और उसके जस्ट बाद आप देखेंगे प्रगतिवाद की बात कर रहे हैं, प्रगतिवाद की बात कर रहे हैं जो 1936 से लेकर 1943 तक चलता है। इसमें अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि हम सूक्ष्म कल्पना से आगे निकलना। सूक्ष्म कल्पना जो थी, जो आपके प्रसाद युग में या यूँ कहिए प्रसाद युग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छायावाद युग के ब्रह्मा थे प्रसाद। कभी-कभी कुछ विद्वान उसी छायावादी युग को शुक्ल युग भी कहते हैं, ठीक है ना? अब हम लोग जब बात करते हैं कि प्रगतिवाद तो इसमें सूक्ष्म कल्पना से आगे बढ़ना अर्थात अब यहाँ पर सामाजिक यथार्थ का चित्रण होगा। सामाजिक यथार्थ का मतलब शोषक और शोषित वर्गों का जो सिस्टम बना हुआ है इस समाज के बीच, उसकी यथार्थ जो है चित्रण होगा। क्रांति की भावना आएगी, शोषक वर्ग के प्रति घृणा। और यहाँ पे शोषक वर्ग का मतलब समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि यह जब 1936 1943 चल रहा है तो आपको अंग्रेज इसके केंद्र में होंगे और भारतीय शोषित होंगे। और अगर उसमें भारतीय चेतना की बात करें, भारतीय समाज की बात करें तो उसमें जो शोषक वर्ग है वह जो आपके जमींदारी प्रथा के लोग हैं, जो जातिगत हाई प्रोफाइल के लोग हैं, वह लो प्रोफाइल के लोगों को परेशान करते हैं। तो इस प्रकार शोषक वर्ग की बात करें तो दो परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। शोषित वर्ग में अगर ओवरऑल देखा जाए, सभी को देखा जाए तो भारतवर्ष कि लोग इसमें आ जाएंगे और अंग्रेज शोषक हो जाएंगे। मुक्त छंद की कविताएं हैं अर्थात इसमें कोई छंद का बंधन नहीं है ना? भाषा खड़ी है और मुक्तक काव्य रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई इसकी प्रवृत्तियां। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रगतिवाद का आरंभ कैसे हुआ। आरंभ तो आरंभ के लिए आपको कम से कम दो ईयर याद रखने हैं, एक 1934 और एक 1935, ठीक है ना? 34 में क्या होता है कि सोवियत लेखक संघ की स्थापना होती है। क्या होता है? सोवियत सोवियत लेखक संघ, लेखक संघ इसकी स्थापना होती है दोस्तों। इसकी स्थापना जो होती है ना, यह पूरे विश्व के साहित्यकारों के लिए एक संघ के स्थापित करने का प्रेरणा देता है और यह विश्व का पहला संघ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको अगर हम देखें इस तरीके से तो समझिएगा कि विश्व का प्रथम लेखक संघ है। इससे पहले पूरे विश्व में कहीं भी लेखक संघ की स्थापना नहीं हुई थी दोस्तों। और ये जो संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों, इसके अगर संस्थापक कहिए तो इनका नाम है गोर्की। ये विश्व की बात हो रही है दोस्तों। अगर बात करें 1935 की तो यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ की बात करेंगे दोस्तों। प्रगतिशील लेखक संघ इसकी स्थापना होती है दोस्तों। तो यह जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी स्थापना पेरिस में, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कहाँ होती है? पेरिस में होती है। और कौन करता है? तो इनका नाम है E.M. फास्टर। और ऐसा करने के लिए प्रेरित किसने किया था? प्रेरित किया था दोस्तों एक बारबूस नाम के व्यक्ति थे, बारबूस। इन्होंने प्रेरित किया था, हेनरी बारबूस इन्होंने प्रेरित किया था और E.M. फास्टर ने पहली बार प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सत्र में, और इसी सत्र में अगर देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, क्या देखा जाए? भारत के परिप्रेक्ष्य में। और भारत के परिप्रेक्ष्य में आएंगे तो यहाँ पर भी हमारे जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने लेखक संघ की स्थापना की थी दोस्तों।
तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो जो भारतीय लेखक हैं, एक का नाम है मुल्क राज आनंद और एक हैं सज्जाद जहीर। इन दोनों ने मिल करके दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ, इसकी दोस्तों स्थापना कर दी। देखिए भारतीय हैं ये सब, स्थापना कर दी कहाँ पे? लंदन में इन्होंने इसकी स्थापना कर दी। मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने, भारतीय है दोस्तों, देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और ये पेरिस में, और ये सोवियत लेखक संघ रूस की है बात, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और समझिएगा, ये दोस्तों इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, ये हुई थी दोस्तों लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों उस समय के महान लेखक जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने किया था। इसके हेड यानी अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, लम्ही में जन्म लेने वाले मुंशी प्रेमचंद, महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, निर्मला गबन गोदान सेवा सदन लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने प्रथम बैठक लखनऊ में जो हुआ था उसकी दोस्तों इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता की थी। और दूसरा बैठक दोस्तों कोलकाता में हुआ था। जो आपका जो सेकेंड बैठक हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। और जानते हैं कोलकाता, उस समय कोलकाता में कौन प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा, गीतांजलि के लेखक आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों। ये क्या थे यहाँ पे हेड जो बने थे ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने हेडशिपी की थी, यानी अध्यक्ष बने थे हेड रविंद्रनाथ टैगोर, और यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी। अब प्रश्न आता है कि प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक है, ध्यान रखिएगा मैं इनके प्रवर्तक की बात कर रहा हूं। अगर इनके प्रवर्तक की बात करेंगे आप, प्रवर्तक, तो आप पाएंगे दो, इसमें जो है प्रवर्तक हैं। अगर देखा जाए आदि प्रवर्तक तो कार्ल मार्क्स हैं, आदि प्रवर्तक ये कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स। और आप जानते हैं कि इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था दोनों में काफ़ी द्वंद्वात्मक संग्रह किया था दोस्तों। उसी के आधार पर तो इसकी स्थापना हो रही है प्रगतिवाद की। इसका आधार ही है कि कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक विवेचना जो है वही आधार है। अब हम लोग एक और देखते हैं, कहाँ गया? आदि प्रवर्तक के तौर पे हो गया। एक जो है हिंदी में अगर प्रवर्तक की बात करें, हिंदी भाषा में, हिंदी में प्रवर्तक, तो आप जानते हैं इनका नाम आप लेंगे तभी आप समझ जाएंगे। तो ये हैं दोस्तों प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। ये जो है हिंदी में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी में प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत और आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स, और भारत में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर भारत के परिप्रेक्ष्य में पहली बार प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करते हैं, और उसकी स्थापना लंदन में करते हैं दोस्तों। 36 और 38 में 2 बैठकें होती हैं। 36 का लखनऊ में हुआ, मुंशी प्रेमचंद ने उनका स्थापना अध्यक्षता की, और 38 में जो बैठक हुई है कोलकाता में, उसकी अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात हुई दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो सुमित्रानंदन पंत है ना, इन्हीं की एक रचना है युगांत। युगांत से क्या होता है कि यहाँ पे छायावाद का अंत माना जाता है। छायावाद का अंत माना जाता है किससे? युगांत रचना से। क्योंकि 1936 में शुरू होता है कौन? प्रगतिवाद, और 36 के शुरुआत में ही समाप्त हो जाता है, यानी 35 में युगांत इन्होंने लिखा था। और वहां से वो झलक
जिसमें ये सारी बातें देखने को मिल रही थी, वहां से वो झलक दिखती है और वहां से माना जाता है कि अब छायावाद का अंत होता है और प्रगतिवाद का, देखिए ध्यान से, प्रगतिवाद का आरंभ होता है। ठीक है ना। चलिए, अगर देखा जाए तो अगर आपसे प्रश्न करे कि पहला प्रगतिवादी रचना, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, ध्यान रखिएगा, बच्चन सिंह, इनके अनुसार पूछे कि फर्स्ट प्रगतिवादी रचना, तो आप किसको बताएंगे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, पहली प्रगतिवादी रचना डॉक्टर बच्चन के अनुसार कौन सी है? तो युगवाणी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, युगवाणी। इसको भी किसने लिखा है? पंत जी ने लिखा है। अर्थात आप समझिए, हिंदी में प्रवर्तक भी तो पंत जी को माना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पंत ने वो रचनाएं करनी शुरू कर दी जिसमें प्रगति काल की, प्रगतिवाद की ये सारे प्रवृत्तियां पाई जाने लगी। तो बड़े इत्मीनान से समझिएगा, इसमें बहुत सोचना समझना नहीं है। बस आप ये समझिए कि जो प्रगतिवाद है 1936 से 1943 तक, समझ रहे हैं ना, 1936 से 1943 तक अगर देखा जाए तो उसमें ना, अब आप सूक्ष्म कल्पना से आगे निकलिए, सूक्ष्म कल्पना से आगे निकलकर यथार्थ सामाजिक जो चीज़ें हैं उनकी बात करिए, क्रांति की बात करिए, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति की बात करिए, शोषक के वर्ग के प्रति जो है घृणा की भावना थी। आप देखिए ना, ठाकुर का कुआं एक कविता है, कभी देखिएगा और उसको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि कितनी घृणा भरी हुई है जो शोषक वर्ग है। ऐसे ही बहुत सारी जो कृतियां हैं उसको जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इस समय की कृतियों को अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें एक विद्रोह की भावना होती है जो उस समय के सामाजिक कुरीतियों और पाखंडों से बंधा रहता है, उससे विरोध होता है वहाँ पे। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो इस तरीके से आप देखिए प्रगतिवाद के बारे में कब आरंभ हुआ, क्या क्या प्रवृत्तियां हैं और किसने किसको पहला प्रगति काव्य माना है, प्रगतिवादी काव्य माना है या रचना माना है, ये सारी बातें आपको हमने बता दिया दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि प्रगतिवाद का आरंभ जो है ना, प्रगतिवाद का आरंभ जो है वो द्रुत झरों से हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रगतिवाद का आरंभ अगर बच्चन सिंह को हटा दे तो ध्यान रखिएगा एक रचना है द्रुत झरों, द्रुत झरों एक रचना है, इससे माना जाता है प्रगतिवाद का आरंभ द्रुत झरों। और यह भी किसकी है? पंत की ही रचना है। पंत की युगवाणी को डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं और द्रुत झरों को और लोग मानते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला के पंत ही हिंदी में प्रगतिवाद को लेकर आए हुए हैं, ऐसा आप मान के चलिए। मान के क्या, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि पढ़े वही जो पेपर के लिए हो सही। क्योंकि देखिए समय बड़ा कम है, पढ़ना वही है जो हमारे लिए सटीक हो, उपयोगी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं सबसे पहले नागार्जुन की। दोस्तों आप समझिए कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जिस समय में रहे हैं उन्होंने सरकार से भी बगावत कर लिया था। यूं ही नहीं, इन्हें कबीर कहते हैं। ठीक है ना, आधुनिक काल का कबीर यूं ही नहीं कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बगावत की थी ये धारा के विपरीत दिशा में चलने वाले व्यक्ति थे, अपनी लाइन खुद बनाते थे। दोस्तों आप देखेंगे इनकी रचनाओं में इतना विद्रोह है, इतना तर्क है, इतना जो है सच्चाई है कि आप इनको आधुनिक कबीर कहने से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों इनको अगर हम लोग बात करें तो इनका जो है पूरा नाम अगर देखा जाए तो वैद्यनाथ मिश्र था। ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इत्मीनान से समझिएगा दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्र। और जानते हैं सबसे पहले तो ये मैथिली भाषा में लिखा करते थे। मैथिली इनकी भाषा होती थी दोस्तों, एक मतलब मैथिली भाषा है, इसमें लिखा करते थे यात्री उपनाम से, यात्री उपनाम से इसमें लिखा करते थे। और प्यार से इनको लोग क्या कहते थे जानते हैं?
प्यार से कहा जाता था इनको बाबा, क्या बाबा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्यार प्यार से इनको बाबा कहते थे और यह मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा करते थे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इनका एक नाम और मिलता है, इनका एक नाम मिलता है जिसका नाम है ढक्कन, ठीक है ना। ये अंधविश्वास के कारण लिखा गया था, अंधविश्वास। अब इसको धार्मिक आस्था से मत जोड़िएगा। होता क्या था कि पहले कोई बच्चा कमज़ोर पैदा होता था तो भाई डॉक्टर का उतना आना जाना था नहीं और उतनी जागरूकता थी नहीं, तो लोग जाते थे भागे भागे किसी पुजारी, किसी पंडित या किसी ऐसे व्यक्ति के पास, थोड़ा कहा जाता था कि इन सब मामलों का जानकार है। तो वो कहता था कि इसका नाम घुरहुआ रख दो, इसका नाम लकड़ुआ रख दो, यानी ऐसा उलूल जुलूल नाम। उसका मानना था कि इस नाम से उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। कभी कभी तो घूर पर, जैसे हम लोग जब बाहर किसी चीज़ को गाजते तो उसे घूर बोलते हैं गाँव में, तो वहाँ पर फेंकवा देते थे लोग कि भाई बच जाएगा, फिर उठा के लाना है, मतलब कुछ समय के लिए, या जैसे भी रहा, हमने तो देखा नहीं है कभी, लेकिन ऐसा कहा जाता है, सुनने में आता है। तो इसी तरह अंधविश्वास के तौर पर इनका नाम एक ढक्कन रख दिया गया था। तो ढक्कन, बाबा और यात्री, 3 उपनाम दिखेंगे। हालांकि ढक्कन उपनाम का साहित्य से लेना देना नहीं है, लेकिन इनका व्यक्तिगत अपना नाम है, इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन यात्री नाम का साहित्य से लेना देना है, बाबा का साहित्य से लेना देना है, क्योंकि प्यार से लोग बाबा कहते थे और यहाँ पर मैथिल भाषा में लिखा करते थे यात्री उपनाम से। तो ये 2-3 बातें बड़ा प्रगाढ़ हैं, इसको याद रखिएगा। और इनको जानते हैं क्या कहते हैं? बहुत ही जबरदस्त एक संज्ञा दी गई है दोस्तों, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष। गजब की संज्ञा दी गई है, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो दी गई है, ये प्रगतिवाद का शलाका पुरुष इन्हें कहा जाता है। अब देखिए, और तो और इन्हें कबीर भी कहा जाता है दोस्तों, इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, आधुनिक कबीर। और कबीर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि कबीर दास ने जिस तरीके से पाखंडों का खंडन किया है, जिस तरीके से उस समय के सामाजिक जो ताना बाना था उसके विपरीत चल करके जागरूकता लाने की कोशिश की है, सेम कंडीशन इस युग में नागार्जुन साहब कर रहे थे, है ना। अब सोचिए, इस समय इंदिरा गांधी जो है हुआ करती थी प्रधानमंत्री, इंदिरा जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था। तो इस तरीके की सच्चाई, इस तरीके की ईमानदारी इनके अंदर थी, इनके काव्यों में थी, रचनाओं में थी, कि किसी के दबाव में आकर के रचना नहीं करते थे, बल्कि इनकी रचनाओं से लोग दबाव में आ जाते थे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो अगर हम नागार्जुन की बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर बच्चन सिंह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, इन्होंने इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी थी। ध्यान रखिएगा, इनकी जो कविताएं हैं उसको नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी थी। इन्होंने कहा था कि नागार्जुन, नुक्कड़ मतलब गली, नुक्कड़ होता है ना गलियों में जो होता है, मतलब कहीं भी इसको रचा जा सकता है, कहीं भी उन्होंने रच रखा है। या यूँ कहिए कि वो नुक्कड़ की भाषा को उठा के लेते आए, क्योंकि इनकी भाषा में ना काफ़ी देहातीपन था। इनकी भाषा में वो शब्द थे जो रोज़मर्रा के जीवन में लोग यूज़ करते थे, तो इसलिए थोड़ी सी रूखी भाषा कभी कभी लग जाती थी लोगों को, लेकिन बात तो एकदम फैक्ट करते थे। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर बच्चन सिंह कविता, जो बच्चन सिंह हैं, ये जो नागार्जुन की कविताएं हैं, ध्यान रखिएगा, ये नागार्जुन की कविताएं हैं, इन्हीं को नुक्कड़ कविता बोला है इन्होंने। ये किसकी है? नागार्जुन की जितनी भी कविताएं किसकी? नागार्जुन की हैं, उनको नुक्कड़ कविता कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर नागार्जुन के रचनाओं की बात करें तो सबसे पहली रचना युगधारा है, ठीक है ना। और एक चीज समझिएगा, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सारी की सारी काव्य कृतियां हैं। क्या हैं? काव्य कृतियां हैं, ठीक है ना। तो युगधारा 1953 में
सतरंगे पंखों वाली 1959 में, प्यासी पथराई आंखें 1962 में, तालाब की मछलियाँ 1975 में, हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली ये है दोस्तों 1951 में, ठीक है ना। भस्मासुर 1971 में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर भस्मासुर की बात करें तो भस्मासुर जो है एक कह सकते हैं खंड काव्य है जिसमें बरवय छंद है। इसमें क्या है, यह एक खंड काव्य है और इसमें छंद कौन सा है, तो बरवय है। बरवय छंद का प्रयोग हुआ है दोस्तों, जबकि छंद मुक्त कविताओं की बात होती है ना, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बरवय छंद यूज किया हुआ है। और तुमने कहा था 1980 में कहा था, भाई भूल गए हम, तुमने कहा था 1980 की बात हो रही है। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं, ये जितनी रचनाएं हैं ये दोस्तों इनके लिखे हुए उपन्यास हैं, उपन्यास हैं। देखिए, रतिनाथ की चाची 1948 में, बलचनमा 1952 में, नई पौध 1953 में, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में, वरुण के बेटे 1956-59 के बीच में, दुख मोचन 1956-59 के बीच में, कुंभी पाक 1960-72 में। और जानते हैं यह जो है चंपा नाम से प्रकाशित होती थी दोस्तों। हीरक जयंती, जमनिया के बाबा, उग्रतारा, हीरक जयंती, जमनिया के बाबा और उग्रतारा भी इनकी ही रचनाएं हैं। अब देखिए, इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, कब मिला था दोस्तों, 1968 में। किस पर, पत्रहीन नग्न गांच के ऊपर। पत्रहीन नग्न गांच इनकी एक रचना है जिसमें 52 कविताएं हैं दोस्तों, और यह मैथिली भाषा में है। और इसमें सोचिए, एक हिंदी के लेखक को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नागार्जुन वास्तव में एक पहुंचे हुए लेखक अथवा कवि थे। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, एक व्यक्ति एक युग, आसमान में चंदा तारे, भूमि जा, एक व्यक्ति एक युग। अच्छा देखिए, ये दोनों जो है ना, ये दोनों इनके संस्मरण हैं। क्या हैं, संस्मरण हैं जो इन्होंने लिखा हुआ है। भूमिजा खंड काव्य है दोस्तों, खंड काव्य है, भूमिजा भी खंड काव्य है, ध्यान रखिएगा इसको। और जानते हैं इसमें जो तारे हैं इसमें कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह। उसके बाद कुछ रचनाएं और मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आप समझिए, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, यह भी इनकी रचना है दोस्तों। अगर आप चाहें तो थोड़े से भाग में इसको लिख सकते हैं कि खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ठीक है ना। और एक है जूतियों का कोरस, जूतियों का कोरस। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, जूतियों का कोरस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ये भी इनकी रचना है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, जूतियों का कोरस और खिचड़ी विप्लव देखा हमने, यह भी इनकी रचनाओं में शुमार रचनाएं हैं दोस्तों, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं। और भी रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं आएंगी, यह तय है दोस्तों, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, जैसे भूल जाओ पुराने सपने, इस गुब्बारे की छाया में, ये भी रचनाएं हैं। जैसे इस गुब्बारे की छाया में। उसके बाद है भूल जाओ पुराने सपने, भूल जाओ पुराने सपने, इस गुब्बारे की छाया में, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। ये सब के सब दोस्तों इनकी रचनाएं हैं। और भी रचनाएं होंगी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी ये रचनाएं तो आप देख रहे होंगे, ये रजनीकांत की तरफ पॉपुलर रचनाएं हैं इनकी। जैसे रजनीकांत फिल्मों में प्रसिद्ध, वैसे ये रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इतनी बार पूछी गई हैं, इतनी बार पूछी गई हैं दोस्तों। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, जमनिया के बाबा और उग्रतारा, ये इनके उपन्यास है दोस्तों, ये इनके काव्य कृतियां हैं। और यह सारी की सारी भी काव्य कृतियों के अंतर्गत आ जाती हैं। और यहाँ देखिए, भूमिजा खंड काव्य है और एक जो है भस्मासुर खंड काव्य है, जिसमें छंद बरबय यूज हुआ है।
आसमान से में चंदा तारा, एक व्यक्ति एक युग, ये संस्मरण है दोस्तों। तो इनकी सारी चीज़ें, सारी जानकारी हमने बता दी, कहाँ जन्मे थे, कब जन्मे थे। 1911 में जन्मे थे दोस्तों। अच्छा सोचिए, जब चार्ल्स पंचम भारत आए थे 1911 में, तभी इनका जन्म हुआ था, है ना? तो याद रखिएगा, मैंने एक चीज़ और याद करा दिया आपको। तो इस तरीके से आप नागार्जुन जी को देख लिए, आपने प्रगतिवाद का उदय देख लिया, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां देख ली, और प्रगतिवाद का जो प्रगतिशील लेखक संघ है उसकी स्थापना कहाँ हुई और बैठक कब कब हुई, ये आपने देख लिया। तो इस एपिसोड में नागार्जुन तक, बाकी आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय संविधान।